हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग ने नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। ये अध्याय फर्स्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये वीडियो नंबर 4 है। बेटा, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस प्रश्न को हर बार किसी न किसी रूप में पूछा गया है। कभी कभार इसके बारे में क्या पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन को चित्रात्मक क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, या ये भी प्रश्न पूछा गया कि लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बेटा इसको लॉन्ग आंसर में भी पूछा गया है और शॉर्ट आंसर में भी पूछा गया है। ओके, देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सोचा कि इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें कुछ मैं साथ चित्र बनाकर चल रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले चित्र बना लें और उसके साथ साथ आप लोग को समझाते चले जाएंगे और दो चार जो मेन पॉइंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, हिंट कर देंगे या नोट कर देंगे, जिसको आप लोग को नोट्स बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है बेटा, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए बेटा, पहले आप लोग को याद कर लेना चाहिए लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। जो लघु बीजाणु जनन होता है वो किस में देखा जाता है, जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके नर जनन तंत्र के अंग होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भाग में जो आपका पराग कोष होता है, उसी पराग कोष से हमको किसको जनरेट कराना है, लघु बीजाणु जनन का। इतना तो आपको एकदम अपने दिमाग में हिट कर लेना है कि यहाँ पर हम किसकी तहत जाने वाले हैं, पुंकेसर। यानी कि आप लोग किसकी तरफ भाग देंगे, पुंकेसर। और आप सभी लोग जानते हैं कि पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, पराग कोष प्लस तंतु। परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनाता है, पुंकेसर का निर्माण करता है। यानी कि अब हम लोग देखेंगे जो परागकोश है, इसको परागकोश में जो लघु बीजाणु का जनन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अब हम इसी के बारे में, इस परागकोश की कैसे उत्पत्ति हो रही है और इस परागकोश में पराग कण का निर्माण कैसे हो रहा है, उसी के बारे में हम यहाँ पे इस चित्र में वर्णन करने वाले हैं। ओके बेटा, ठीक है। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ये इतना तो हम लोग जाने लिए, पहला लाइन लिखते से हम लोग जानेंगे कि ये जो है ये पुष्पीय पौधों के नर जनन तंत्र का भाग होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग, परागकोश और तंतु होता है। और जो परागकोश होता है, इस ये जो परागकोश होता है, इस परागकोश का निर्माण इस तरह से कुछ कोशिकाओं से होता है। जैसे देखिए, क्या देखेंगे, सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है, एपिडर्मिस होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी पौधे में जो बाहर का लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। अब इस एपिडर्मिस वाले कोशिकाओं में जो आप लोग देखिए, यहाँ के बीच बीच में कुछ आकृति ऐसे ऐसे आप लोग को बनते हुए दिखाई दे रही है। ये जो आकृति बन रही है आगे चल के किसका निर्माण करेंगी, आर्कियोस्पोरियल सेल्स का। यानी कि हम लोग देखेंगे कि जो भी परागकोश का निर्माण होता है तो एपिडर्मिस होता है, जो बाहर का लेयर होता है, उसके मध्य में जो ये हेक्सागोनल शेप की जो आकृति दिखाई दे रही है, वे सेल्स क्या होती है, मेरिस्मेटिक सेल्स होती है। और ये मेरिस्मेटिक सेल्स धीरे धीरे क्या करती है, आपस में डिवाइड करके, और मेरिस्मेटिक सेल्स इसको क्या करती है, सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। अब ये ये जो आपका मेरिस्मेटिक सेल्स है, इसमें जो छोटी छोटी सेल्स अभी जनरेट हो रहे हैं, वे सेल्स जनरेट करके किसका निर्माण कर रहे हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल्स का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इसी में क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है। और ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि सिर्फ एक एपिडर्मिस लेयर वाला एक आकृति दिखा, फिर मेरिस्मेटिक सेल्स उसमें बने हैं। सेकेंड स्टेप हमने बी वाला सिंबल यहाँ पे डाला हुआ है। सेकेंड स्टेप हमने क्या देखा, आर्कियोस्पोरियल सेल्स बन रहे हैं। और ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल्स है, इसमें क्या होने वाला है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होने वाला है। जब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होने लगेगा, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि देखिए, इस आर्कियोस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल क्या हुआ है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ है, जिससे इनकी संख्या पहले 1 थी, अब इनकी संख्या 2, 3, 4 होने लगी है। अब जानते देखिए इनकी संख्या क्या हो जाएगी, चारों कोनों पर, यानी कि चारों कोनों पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा सभी आर्कियोस्पोरियल सेल्स में। जब इसमें डिवीजन हो जाएगा तब इनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो संख्या बढ़ने के साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा, अनेक चेंजिंग दिखना शुरू कर देंगे। जैसे देखिए, जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो इसमें दो तरह के सेल बनेंगे। एक क्या होगा, प्रोकैम्बियम स्टेम बनेंगे बीच में सेंट्रल में, और इसमें पेराइटल सेल्स का भी निर्माण हो जाएगा और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स का भी निर्माण हो जाएगा। ओके,
देखिए इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि पेराइटल सेल एकदम किनारे की तरफ है, किसके किनारे पर है, इस इपिडर्मिस के किनारे की तरफ है। और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये बीच में जाने वाला है। तो जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये किसका निर्माण करने वाला है, जो इसमें मिडिल लेयर्स में मिडिल लेयर बनाए और टेपिटम बनाए, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जनरेट करे, इन सभी का कार्य कराने का कार्य कौन करता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। और जो पेराइटल सेल्स होता है, ये पेराइटल सेल्स कहाँ अटैचमेंट होता है, इपिडर्मिस के बगल में, ताकि इपिडर्मिस से क्या हो सके कि इसके बाहर के वाल के क्या कर सके, परागकोश के बाहर के वाल का निर्माण करे। और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो लघु बीजाणु है उनका जनरेट करने का कार्य करेगा। अब हम इसमें देखेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पे इस चित्र को पूरा कवर नहीं किया गया, पूरा नहीं बनाया गया, क्योंकि इतनी जो आकृति यहाँ पर एक लोब में दिखाई दे रही है, इस एक लोब के जैसे ही चारों लोब में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन हमने सोचा कि आपको एक लोब में ही क्यों नहीं समझा दे, क्योंकि चारों तरफ बनाएंगे तो आप देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब आप लोग बनाइएगा तो ऐसी संरचना यहाँ पर चारों तरफ आप लोग क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो हम इसी लोग से समझा देते हैं कि जैसा कि हमने क्या देखा है, जो आर्कियोस्पोरियस सेल्स से जब डिवीजन हो गया है तो फिर क्या बना है, पेराइटल सेल्स बना है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना है। जो पेराइटल सेल्स बना है ये आपका बाहर के लेयर बनाने में कार्य किया है, जो मिडिल लेयर की तरह से निर्माण करेगा। और जो आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है ये किसका निर्माण करेगा, टेपिटम का निर्माण करेगा, स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करेगा। अब हम देखेंगे जो टेपिटम होता है, स्पोर मदर सेल्स होता है, मिडिल लेयर होता है, इसका क्या कार्य होता है, क्योंकि ये जो हमारे पराग जो हमने ये ट्रांसफर सेक्शन लिया है पराग कोश का, इस पराग कोश में कुछ हद तक क्या है परिपक्वता अवस्था को प्राप्त करने वाले हैं। यानी कि हमने देखेंगे जो अपरिपक्व पराग कोश की जो संरचना है उसमें जो तीनों लेयर दिखाई दे रहे हैं, मिडिल लेयर और टेपिटम और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इन सारे लेयर्स क्या करते हैं, इस जो मिडिल लेयर टेपिटम माइक्रोस्पोर सेल्स इन सभी इसमें परागकण को जनरेट करने का कार्य करते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो पराग कोश होता है परिपक्व होने लगता है, तो जब पराग कोश परिपक्व होता है तो उसमें से जो परागकण होते हैं हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब हम थोड़ी सी पॉइंट एक बार यहाँ पे हिंट करने वाले हैं, जिसको रेखा चित्र से प्रदर्शित किया गया है आप लोग के सामने। देखिए क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है हमेशा क्या होता है, 2n होता है। ये इसको बताने का मेरा एक रीजन है, क्यों हमने इसको बता रहे हैं 2n होता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि जब लघु बीजाणु जनन में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होता है वो 2n होता है कि n नंबर होता है। तो आप लोग एकदम याद रखना चाहिए कि जो लघु बीजाणु जनन होता है जो उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो क्या होता है, 2n होता है। फिर इसके बाद से जैसे जैसे डिवीजन होता चला जाएगा मियोसिस डिवीजन होगा, और उस मियोसिस डिवीजन के साथ में जो 2n नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो n नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब n नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनकी संख्या क्या हो जाती है, हैप्लॉइड हो जाती है। और यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर से हमने क्या देखिए 4 n नंबर ऑफ सेल्स का निर्माण हो गया है और चारों के चारों परागकण बनकर तैयार हो गए हैं। और इस परागकण हमने देखेंगे कि 2 केंद्रक निर्माण हुआ रहता है और 2 केंद्रक में ट्यूब न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट हमने देखेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है हम लोग ने इसके बारे में कल हमने इसके बारे में बहुत डिटेल्स तरीके से हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि परागकण का जर्मिनेशन जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो कैसे वर्तिकाग्र पर करता है। ओके ठीक है, देखिए आज का फिर मैंने रिवीजन कर देना है कि लघु बीजाणु जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी में हमने जो सारे शब्द पढ़े हैं इस चित्रात्मक वर्णन करने के हमने चित्र की सहायता से हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी इसमें डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।